हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। आज आपने सेट लगाया है डे 14 का। आप 13 दिनों से 14 दिनों से लगातार सेट लगा रहे हैं। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिल रहा होगा। यदि आप अपने आसपास के बाकी बच्चों को देखते होंगे जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी एक तैयारी देखते होंगे, इन दोनों में आपको काफी फर्क नजर आता होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ रहे हैं इस सेट का सोल्यूशन देखने के लिए। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि कुछ दिनों पहले जो आपका बैच स्टार्ट हुआ था, टारगेट बैच, इसमें हमने एडमिशन बंद कर दिया था, लेकिन वापस से एडमिशन खोला जा रहा है क्योंकि वैकेंसी जो थी पहले 24,000 थी, अभी वैकेंसीज 45,000 प्लस हो चुकी हैं। तो हमने नया एक क्लासरूम की और व्यवस्था की है जिसमें 400 से अधिक स्टूडेंट्स को एक साथ बैठाया जा सकता है। तो आप अपने दोस्तों को जिनका एडमिशन नहीं हो पाया था उनको बता दीजिएगा कि फिर से एडमिशन स्टार्ट है। 1 तारीख से ये बैच लॉन्च हो रहा है। ठीक है, इसी टाइम में, सेम टाइम में 12:30 से 2:30 वाला जो टाइम रहेगा, इसी टाइम में एक और बैच लॉन्च हो रहा है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि कल आपके लिए क्लास में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एक कंप्यूटर का क्लास रखा गया है, जैसा कि आपने टेलीग्राम पर देखा होगा। और ये क्लास पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। कल और परसों 2 दिनों तक कंप्यूटर क्लास आपको दिया जाएगा, यानी कि 4-5 घंटे आपको कंप्यूटर की क्लासेस दी जाएगी, जिसमें आपको बहुत सारा चीज बताया जाएगा ताकि आप कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन को आराम से डील कर लो। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो देखिए, आपको पता है कि C++, सी और जावा, ये तीनों आपको प्रोग्रामिंग भाषा में आती हैं, लेकिन फ्रंटलाइन जो है ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ये एक मासिक पत्रिका है जिसको हिंदू ग्रुप लॉन्च करता है चेन्नई से। ठीक है, तो फ्रंटलाइन नहीं है। बाकी C++, जावा, पाइथन वगैरह वगैरह जो है, फोर्ट्रॉन, ये सब एक कंप्यूटर लैंग्वेज में आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि किसी आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय जो डॉक्टर होता है वो किस लेंस का, किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो आपको पता होगा, आपने 10 क्लास में पढ़ रखा होगा कि अवतल दर्पण जो होता है उसमें जिस वस्तु का आप प्रतिबिंब देखना चाहते हैं वो बड़ा करके दिखाता है, और डॉक्टरों का आपका प्रतिबिंब मतलब आंख, कान, नाक, गला जिसको चेक कर रहे हैं उसका प्रतिबिंब को बड़ा चाहिए होता है। इस कारण से वो किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अब बात आती है कि आखिर अवतल दर्पण में उस वस्तु को कहां रखेंगे ताकि बड़ा प्रतिबिंब बने। इस बात को जानने के लिए आपको संडे को 12:30 से 2:30 मैराथन क्लास में आना होगा। समझ रहे हैं? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह कहता है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किस पर निर्भर नहीं करता है? ध्यान रखिएगा कि यदि किसी तार से आप धारा को प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे वो डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस। जैसे तार लंबा रहेगा तो ज्यादा हीट होगा। यदि तार में धारा का जो ये होगा, प्रवाह ज्यादा होगा, तब वो ज्यादा हीट होगा। तार यदि पतला रहेगा तो ज्यादा हीट होगा। यानी कि इन सभी वजहों से तार में ऊष्मा का प्रभाव आपको दिखने लगता है। यहां तो से पूछा है किस पे निर्भर नहीं करता है, तो सब पे निर्भर करता है। लंबाई से भी डिफरेंस हो सकता है, पदार्थ से भी। किसका बना हुआ है? जैसे आप एक चांदी का तार लें और एक लोहे का तार लें, दोनों में आप सेम करंट को फ्लो करें, सेम अमाउंट का करंट, तो आपको दिखेगा कि लोहा वाला जल्दी गर्म हो जाएगा, चांदी वाला कम गर्म होगा। तो डिपेंड करता है कि किस पदार्थ के तार पे आप करंट को फ्लो करा रहे हैं। मोटाई पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे तार पतला होता जाएगा वैसे वैसे वो ज्यादा गर्म होते जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का होता है वसा। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? वसा। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है और हानिकारक भी है। कैसे? कोलेस्ट्रॉल जो है इसको बनाता है लिवर, और कोलेस्ट्रॉल यदि हमारे शरीर में रहेगा तो हमारा बॉडी आपको चिकना दिखेगा, ये बहुत सारी चीजों को मतलब इंप्लीमेंट भी करता है। लेकिन यदि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में ज्यादा हो जाए तो ये साइलेंटली आपको मारने का काम करता है। अचानक आप सुनते हो किसी को हार्ट अटैक आ गया, उसके पीछे का कारण होता है कोलेस्ट्रॉल। उसके जो आर्टरीज और वेन्स हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, और जो ब्लड का फ्लो है उसको नेचुरल नहीं रहने देता, उसको वो रोकता है, इंटरप्ट करता है, जिस वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का शरीर में अधिक रहना भी काफी हानिकारक होता है और रहना जरूरी है, तभी आपका चेहरा जो है वो खिला खिला नजर आता है। ठीक है, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? ये हमने आपको कई बार बताया है। सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज होती है। अच्छा, कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक कान में, दोनों में नहीं बताना। एक कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं आगे।
ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है? देखिए हमने आपको पिछले संडे क्लास में बताया था कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण जो होता है वो करती हैं धमनियां, और ऑक्सीजन जिसमें नहीं होता, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त मतलब रक्त आता है उसको कैरी करता है कौन? उसको करता है वेन, यानी कि सिराएं। लेकिन दो चीजें इसके एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है सर? एक होता है फुफ्फुस धमनी और एक होता है फुफ्फुस सिरा। है तो ये धमनी और सिरा ही, लेकिन इसका काम उल्टा होता है। कैसे? जो फुफ्फुस धमनी होता है ये ऑक्सीजन युक्त नहीं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का प्रवाह होता है फुफ्फुस धमनी में। देखिए नाम जब धमनी था केवल तो उसमें ऑक्सीजन वाला लग जाता था, लेकिन जब भी जैसे ही उसमें फुफ्फुस शब्द लग गया, फुफ्फुस धमनी, तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। और ठीक इसका उल्टा उधर जब हम कहेंगे फुफ्फुस सिरा, तो फुफ्फुस सिरे में क्या जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं, अब उसमें ऑक्सीजन वाला रक्त जाएगा। तो दोनों चीजें क्लियर? फुफ्फुस धमनी कहेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला, फुफ्फुस सिरा कहेंगे तो उसमें ऑक्सीजन वाला। और जब इसमें से फुफ्फुस शब्द हटा देंगे, मतलब केवल धमनी तब उसमें ऑक्सीजन वाला, और केवल सिरा तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो ये चीजें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फुफ्फुस सिरा के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस सिरा के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी देखा जाए तो यह है नील। ठीक है, नील नदी की लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। ये अफ्रीका में मिलती है। नील नदी कहां मिलेगी? अफ्रीका में। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि अमेजन जो है ये सबसे लंबी नदी है। कई जगह मतलब साइट्स पे आप देखेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन अमेजन सबसे लंबी नदी में नहीं आएगी। ठीक है, अमेजन का अपवाह क्षेत्र जो है ये बड़ा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा कह सकते हैं। ठीक है, चौड़ाई में सबसे चौड़ी है, लेकिन ये लंबाई में सबसे लंबी नहीं है। सबसे लंबी कौन है? ये नील नदी है। अच्छा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? ध्यान रखिएगा, गंगा नदी की लंबाई एनसीईआरटी बुक में कितना दिया हुआ है आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहते हैं? इसको हम लोग उच्चावच मानचित्र कहते हैं। कौन सा मानचित्र? उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक जिसमें केवल राज्यों और देशों की बाउंड्रियां दी होती हैं उसको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित किया था? देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 ईस्वी में 1820 में किया गया था टॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? टॉमस मुनरो के द्वारा। आपके लिए कुछ जोरदार प्रश्न होंगे। कौन कौन? एक तो रैयतवाड़ी हो गया, एक था आपका अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और महालवाड़ी एक व्यवस्था था। ये रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, तो हमने रैयतवाड़ी तो बता दिया, अब आपको बताना है महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था और साथ साथ अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था। दोनों आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आपका कमेंट देखे काफी खुशी होता है हमें, मतलब लगता है कि आप लोग वाकई पढ़ रहे हैं। सच में आपका मेहनत उसमें दिखता है। और कई ऐसे नाम है जो मैं अक्सर देखता हूं उसमें, रूपेश सागर, शिवानी कुमारी, स्वीटी कुमारी, ऐसे करके कई ऐसे नाम है, आकांक्षा प्रिया, आर्मी स्वैग, बहुत सारे ऐसे नाम है जो एकदम छाए हुए रहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। देख के मजा आ जाता है भाई। आप लोगों के लिए मतलब थैंक यू कि आप मतलब अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए भी कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, और यही आपका रिजल्ट बनाएगा। देखिएगा, और फिर उस दिन आएगा कि हम क्या कह रहे थे। कह रहा है कि पल्लव की राजधानी कहां थी? पल्लव की राजधानी कांची में थी। कांची को अभी कांचीपुरम कहा जाता है, तो ये पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम में। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं स्पीकर। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको स्पीकर के नाम से जाना जाता है, तो यही उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत की राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए भारत की राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या अभी है 245। कितनी है? 245। और सदस्य होने कितने चाहिए? 250 सीटें रखी गई है, लेकिन 245 ही सदस्य हैं। 5 सीटें अभी भी खाली रखी गई हैं। वो किस लिए? जब कश्मीर हमारा पीओके वाला आ जाएगा ना, फिर वहां से जो लोग राज्यसभा में आएंगे उनके लिए वो व्यवस्था दी जाएगी। और अभी देखिए 2026 में एक बार फिर से परिसीमन आना है। परिसीमन का मतलब जितनी सीमाएं होती है, जैसे आप मान लीजिए एक एमपी बनने के लिए 10 लाख आबादी में एक एमपी होता है। अब क्या हुआ कि जितने क्षेत्र में पहले 10 लाख आबादी थी, अभी वो कम क्षेत्र में ही 10 लाख आबादी हो जाए। जैसे आप गया को ले लीजिए, गया शहर की जनसंख्या मान लीजिए आज से 20 साल 30 साल पहले होगी कितनी?
अभी 1971 का जो जनगणना हुआ ना, उसके आधार पे ये एमपी एमएलए वगैरह का चुनाव होता है कि इतना क्षेत्र में होगा। अब जाकर 2026 में 2001 में जो जनगणना हुआ है इसको लागू किया जाएगा। समझ पा रहे हैं? 2026 में जो 2001 की जनगणना हुई है उस आधार पे एमपी और एमएलए किस क्षेत्र में होने चाहिए कितना, ये डिसाइड किया जाएगा। इसके लिए नया संसद भवन भी बनाया जा रहा है, आपको पता होगा, प्रोजेक्ट विस्टा, वो नया चीज चल रहा है अभी। बढ़ते हैं आगे। तो 250 सीट मतलब हैं, लेकिन अभी संसद कितने, राज्यसभा में सांसद हैं कितने, सदस्य कितने हैं? 245, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 245। बढ़ते हैं आगे। देश की सरकार द्वारा पैसे के विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार्य बनाते हैं। तो देश की सरकार द्वारा खालिस्तान पैसे को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार्य बनाते हैं। किसको? अनुमति कह सकते हैं। ये लॉजिकल था थोड़ा सा, इसमें आंसर अनुमति हो जाएगा। देश की सरकार द्वारा अनुमति पैसे को, देश की सरकार द्वारा स्वामित्व पैसे को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार्य बनाते हैं। हाँ, स्वामित्व तो होना चाहिए इसका आंसर। पता ना कितना दे के रखा है। कुछ इसका इंग्लिश रहता तो था थोड़ा सा क्लियर हो पाता। देश की सरकार द्वारा खालिस्तान पैसे के विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार्य बनाते हैं। देश की सरकार द्वारा खालिस्तान पैसे को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार्य बनाते हैं। देश की सरकार, अथॉरिटी होगा यहां पे, ठीक है। देश की सरकार द्वारा अथॉरिटी जो होती है वो पैसे को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार। अथॉरिटी को क्या कहते हैं? प्राधिकरण। प्राधिकरण, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यहां क्लियर है, प्राधिकरण हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अथॉरिटी यहां पे आएगा, वो इंग्लिश वाला वर्ड एक्चुअली हम याद कर पा रहे थे। आयात पर कर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आयात पर कर जो लगाया जाएगा ये एक तरह का व्यापार अवरोध हो जाता है, ठीक है। आयात पर कर लगाने से ये एक तरह का व्यापार अवरोध माना जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर। मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश से संबंधित है। देखिए मधेसी जो जनजाति है ये आपको नेपाल के तराई क्षेत्र में मिल जाएगी। तो आपका जो जिला है नेपाल से लगा हुआ, वो सब सीतामढ़ी वगैरह वगैरह, उस सब इलाकों में भी मधेसी जनजाति के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी आंखें थोड़ी सी छोटी होती है, मुंह थोड़ा सा गोल होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा नेपाल। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? देखिए केन जो है ये एक यमुना की सहायक नदी है। ये बुंदेलखंड के पठारों में आपको मिलेगी, ठीक है। ये रीवा और सतना इन दोनों को अलग करती है, ठीक है, केन नदी, ध्यान रखिएगा। और एक योजना चल रही है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन और बेतवा नदी को लिंक करने का एक परियोजना चल रहा है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? देखिए बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन पुस्तक के लेखिका जो है उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। इनका कहानी काफी ज्यादा आपके लिए प्रोत्साहन देने योग्य है। एक बार ये ट्रेन से जा रही थी और कुछ चोरों द्वारा इनका पूरा सामान लूटा जाने लगा, और ये विरोध जब की ना तो इनको उठा कर पटरी से, मतलब ट्रेन से नीचे फेंक दिया पटरी में। और पटरी में जब फेंका तो उधर से भी एक ट्रेन जा रही थी। उन दोनों ट्रेनों के बीच में पड़ने से इनका पैर कट गया, और उस हालात में भी ये दुखी नहीं हुई और अपने आप को मतलब संभाल कर रखी। और उसके बाद इनके पास इतना जज्बा था कि ये मतलब उस पैर से, मतलब पैर कटा हुआ है आर्टिफिशियल पैर से, इन्होंने एवरेस्ट फतह कर दिया। समझ रहे हैं? और आप तो इतने लंबे चौड़े हैं एकदम हट्ठे कट्ठे, एक तो वर्दी लेना है, समझ गए? तो आपको ले ही लेना है। ये नाम रहा अरुणिमा सिन्हा, इनका आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? देखिए जो 2021 का डेटा आया है वन क्षेत्रों का, उसमें हमने एक दिन और डिस्कस किया था कि सबसे अधिक क्षेत्र विस्तार पूछे कि सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार कहां है वन का, तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। लेकिन यदि पूछे कि परसेंटेज कहां अधिक वन है, तब वो मिजोरम चला जाएगा। दोनों बातें क्लियर? यदि परसेंटेज अधिक पूछे तब कहेंगे मिजोरम, यदि पूछे कि वन क्षेत्र कहां अधिक है तब आप पहुंच जाएंगे मध्य प्रदेश। इन दोनों बातों को क्लियर रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? केरल में जो नाव दौड़ होता है यह आपका ओणम में होता है। कई लोग देखे हम पोंगल लगा के बैठे थे, ओणम होता है, पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है, ठीक है।
उगादी जो है उड़ीसा का है, बिहू जो है असम का है। तो ओणम त्योहार में केरल में नाव दौड़ होता है और इस नाव दौड़ को वल्लम कल्ली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वल्लम कल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस नौका दौड़ को। ये वल्लम कल्ली कहाँ के खेल है ये पूछ दिया था एनटीपीसी। ठीक है, इसलिए हमें याद रह गया। तो नौका दौड़ को वल्लम कल्ली के नाम से जाना जाता है, ओणम में ये खेल होता है। भारत ने अपना 1000वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच किस देश की टीम के साथ फरवरी में खेला था? देखिए 6 फरवरी 2022 को यह मैच खेला गया था इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में। किसके बीच? इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में यह मैच खेला गया था। और सबसे जानने योग्य बात है कि भारत का 1000वां मैच जो रहा ये कहां खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब आपको बताना है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां बना है। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां बना है ये आपको बताना है। अच्छा, इस मैच में जीता कौन था ये भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, इस मैच में कौन जीता था ये भी आप बता दीजिएगा। तो आज के 20 प्रश्न जो थे जीके के ये आपके सॉल्व हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।